गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। आज हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। आज हम डीसी मोटर के बारे में बात करेंगे कि डीसी मोटर को डीसी मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को और फील्ड वाइंडिंग को दोनों को डीसी सप्लाई दी जाती है। डीसी मोटर में देखो, मोटर के अंदर दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक तो फील्ड वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग जो कंडक्टर्स का सेट होता है जो फील्ड को काटता है और फ्लक्स में चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है, और आर्मेचर में करंट फ्लो होती है, और आर्मेचर का फ्लक्स और फील्ड का फ्लक्स दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से टॉर्क पैदा होता है। जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई आई, फाई हो गया फील्ड फ्लक्स और आई है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट की वजह से जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है वो फील्ड फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो दो मैग्नेटिक फ्लक्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बाद टॉर्क पैदा होता है और जिससे आर्मेचर घूमता है। तो अब डीसी मोटर हमारी तीन तरह की होती है। पहली होती है डीसी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर को सीरीज मोटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट होती है। शंट मोटर को शंट मोटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आर्मेचर और फील्ड दोनों पैरेलल में कनेक्ट होती है। और कंपाउंड मोटर को कंपाउंड मोटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीरीज और शंट, इसमें दो फील्ड वाइंडिंग होती है। एक फील्ड वाइंडिंग तो आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है और दूसरी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में होती है। तो सीरीज मोटर की जो एडवांटेज है और शंट मोटर की जो एडवांटेज है, दोनों कंबाइंड होकर कंपाउंड मोटर के अंदर हमें अचीव हो जाती है। तो इसीलिए उसको हम कहते हैं कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर के कुछ एडवांटेज होती है लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। शंट मोटर की भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है। सीरीज मोटर में आर्मेचर और फील्ड सीरीज में होते हैं। जैसे हम बात करते हैं सीरीज मोटर की, तो इसमें आर्मेचर वाइंडिंग, ये तो आर्मेचर, और ये होती है हमारी फील्ड वाइंडिंग, और इसको ये सप्लाई वोल्टेज देते हैं, और इसमें आर्मेचर करंट जाती है और ये हो गई फील्ड करंट। तो सीरीज मोटर में सबसे बड़ी चीज है कि टोटल करंट है। आर्मेचर और फील्ड जब सीरीज में, तो आर्मेचर में जो करंट जाएगी वो फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी। तो आर्मेचर की स्पीड कम ज्यादा होगी तो आर्मेचर की करंट कम ज्यादा होगी, जिसकी वजह से फील्ड करंट कम ज्यादा होगा। तो फील्ड करंट की वजह से इसमें बनता है फील्ड फ्लक्स। अब इसके अंदर जो फील्ड फ्लक्स बना है, ये दोनों सीरीज में आपस में, और आर्मेचर करंट और फील्ड करंट। अब शंट मोटर के अंदर दोनों पैरेलल में होते हैं। आर्मेचर में जो करंट जाती है वो आर्मेचर करंट, फील्ड में करंट जाएगी फील्ड करंट, और दोनों पैरेलल में है तो दोनों अलग अलग जाएंगी, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। सीरीज मोटर में फील्ड करंट आर्मेचर करंट पर डिपेंड है। अगर आर्मेचर की स्पीड कम ज्यादा हो रही है ना, जिसकी वजह से फील्ड करंट कम ज्यादा होगी, तो फील्ड फ्लक्स भी कम ज्यादा होगा। तो सीरीज मोटर में फ्लक्स होता है वेरिएबल रहता है, इसको कम ज्यादा किया जा सकता है क्योंकि आर्मेचर की स्पीड को कम ज्यादा कर देते हैं। शंट मोटर में ऐसा नहीं कर सकते। शंट मोटर में फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, हम दोनों को समझते हैं। यहां तो लेते हैं सीरीज मोटर, और यहां लेते हैं शंट मोटर। सीरीज मोटर में हमारा ये है आर्मेचर। आर्मेचर में जो लगे हुए हैं ब्रुश, इनको ब्रुश बोलते हैं। ब्रुश करंट को कनेक्शन करने के काम आते हैं। और ये है फील्ड वाइंडिंग। अब आर्मेचर में जो करंट जाएगी आर्मेचर करंट, और फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी फील्ड करंट। तो I इजिकल टू IA इजिकल टू IF। तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों इस तरीके से जाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि अगर आर्मेचर की स्पीड कम ज्यादा होती है, आर्मेचर तेज हो
इतना कभी कम मिलता है, तो उससे आर्मेचर करंट हमारी कम ज़्यादा होगी और इसकी वजह से फील्ड करंट हमारी कम ज़्यादा होगी। फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या है कि फील्ड करंट की वजह से जो फील्ड फ्लक्स बन रहा है, ये फील्ड फ्लक्स इस तरीके से और ये फील्ड करंट, ये फील्ड करंट और ये फील्ड फ्लक्स। अब फील्ड करंट की और फील्ड फ्लक्स में इस तरह से रिलेशन आता है कि अगर कांस्टेंट फील्ड करंट अगर इसमें जाती रहेगी तो फील्ड करंट फील्ड फ्लक्स हमारा बढ़ता रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद फील्ड वाइंडिंग में सैचुरेशन आ जाएगा और करंट फ्लो होगी, लेकिन फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, उसके बाद फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए फील्ड करंट कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो उससे ये फ्लक्स, ये सैचुरेशन वाली कंडीशन नहीं आएगी। अगर फील्ड करंट कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है तो सैचुरेशन की कंडीशन नहीं आएगी, तो उस कंडीशन में फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा। सीरीज मोटर में, सीरीज मोटर के अंदर जो फील्ड करंट है वो डिपेंड अपॉन आर्मेचर करंट, मतलब फील्ड फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स बनेगा वो प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, देन टॉर्क प्रोपोर्शनल टू phi Ia, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू Ia स्क्वायर। अब बात करते हैं शंट मोटर की। अब हम बात करते हैं शंट मोटर की। तो शंट मोटर में आर्मेचर और फील्ड दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये आर्मेचर और ये फील्ड। आर्मेचर के अंदर आर्मेचर करंट, ये सप्लाई वोल्टेज और ये करंट, टोटल करंट इज इक्वल टू Ia प्लस If, ये टोटल करंट दो भागों में बट गई, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। तो I इज इक्वल टू Ia प्लस If, जबकि इसमें क्या था, I इज इक्वल टू Ia, करंट कांस्टेंट थी, बराबर कांस्टेंट पर करंट बराबर थी, सेम, जो सेम करंट आर्मेचर में जा रही थी वो फील्ड में जा रही थी सीरीज मोटर में। लेकिन शंट मोटर के अंदर ये करंट अलग, ये करंट अलग, मतलब ये फील्ड करंट डजंट डिपेंड अपॉन आर्मेचर करंट, फील्ड करंट आर्मेचर करंट पर डिपेंड नहीं कर रही, तो फील्ड का जो फ्लक्स है वो भी आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब फील्ड वाइंडिंग में कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो होती रहेगी और जिसकी वजह से फील्ड करंट लगातार फ्लो होने की वजह से फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो फील्ड फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू Ia। अब आप देख लीजिए, इसके अंदर टॉर्क है Ia स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और इसके अंदर टॉर्क आ रहा है Ia के प्रोपोर्शनल। तो आप खुद देख लीजिए दोनों में टॉर्क किस में जाता है। सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिल जाता है, ये सीरीज मोटर की पहली एडवांटेज और ये शंट मोटर की पहली डिसएडवांटेज। सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलता है, शंट मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क हमें कम मिलता है। सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर नो लोड पे हमने सीरीज मोटर को ऑपरेट किया तो हैवी स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से मोटर के शाफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आर्मेचर बाहर आकर और मोटर को डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। शंट मोटर में ऐसा नहीं है, शंट मोटर को कम लोड पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, शंट मोटर को हैवी लोड पर कभी नहीं चला सकते। शंट मोटर अगर हमने हैवी लोड पर चलाई इतना लोड उठा ही नहीं पाएगी और मोटर के डैमेज होने का खतरा रहेगा। हैवी लोड पर शंट मोटर के डैमेज होने का खतरा रहेगा, लेकिन हैवी लोड पर सीरीज मोटर डैमेज नहीं होगी, सीरीज मोटर कम लोड पर डैमेज होगी। ये दोनों में डिफरेंस है। सीरीज मोटर की पहली एडवांटेज तो ये है कि ये स्टार्टिंग टॉर्क इसमें हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। तो जहां पर भी हैवी मशीनरी होती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज में, चाहे भले वो ट्रैक्शन जो रेलवे वाला पार्ट आता है ना, ट्रैक्शन वाला पार्ट, वहां पे भी डीसी सीरीज मोटर ही काम में लेते हैं। डीसी सीरीज मोटर को जहाँ पे हैवी लोड जहाँ पे भी आएंगे, जैसे अपना जो क्रेन्स होती हैं, हॉइस्ट होते हैं, उन
सब जगहों पर जहां पर भी हैवी लोड की हमें जरूरत पड़ती है वहां अपन सीरीज मोटर को काम में लेते हैं, वहां शंट मोटर हम काम में नहीं लेते। लिफ्ट के अंदर भी सीरीज मोटर काम में लेते हैं। सीरीज मोटर का दूसरा एडवांटेज ये होता है कि सीरीज मोटर के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं कि टॉर्क और स्पीड मतलब कंट्रोलिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना कि टॉर्क के हिसाब से जो स्पीड चेंज होती है बड़े स्मूथ कंट्रोल कर सकते हैं सीरीज मोटर में, वो शंट मोटर में नहीं कर सकते। शंट मोटर में टॉर्क और स्पीड जहां स्पीड कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी ना, सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमें अगर स्पीड कंट्रोल के मेथड्स अगर अप्लाई करने हैं और स्पीड को कंट्रोल करना और एडिशनल चीजें लगानी है वो हमें शंट मोटर में लगानी पड़ेगी। शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल के मेथड्स होते हैं, सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल के मेथड्स नहीं होते। अब हमारे पास एक फॉर्मूला तो आया था टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई आईवी, दूसरा फॉर्मूला आया है एन प्रोपोर्शनल टू ईवी अपॉन फाई। अब आप कहेंगे ईवी क्या है, व्हाट इज दिस ईवी? ईवी कहलाता है बैक ईएमएफ। जब आर्मेचर घूमता है ना तो आर्मेचर के टर्मिनल पर जो जनरेटेड वोल्टेज होती है उसको कहते हैं बैक ईएमएफ। उसको बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ दोनों 180 डिग्री के फेज एंगल पर होते हैं, तो इसलिए उसको बैक ईएमएफ कहते हैं। लेंज के नियम के एहसास होता है कि धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि अपने कारण का विरोध करके जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है। तो टर्मिनल वोल्टेज है V माइनस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IAR इक्वल टू E। ये कंडीशन होती है मोटर के अंदर। और आर्मेचर करंट हो गई V माइनस EV अपॉन RA। अब जब आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर में स्टार्टिंग के टाइम पर जब आर्मेचर घूमेगा तभी उसमें बैक ईएमएफ बनेगा, लेकिन आर्मेचर घूमा नहीं तो बैक ईएमएफ कहां से बनेगा? तो स्टार्टिंग में आर्मेचर में बैक ईएमएफ नहीं बना। तो आर्मेचर में जब बैक ईएमएफ नहीं बना तो स्टार्टिंग में आर्मेचर का बैक ईएमएफ 0, तो आर्मेचर करंट स्टार्टिंग के टाइम पर V माइनस 0 अपॉन RA, मतलब लार्ज अमाउंट की आर्मेचर करंट जब बाइंडिंग के अंदर जाएगी तो बाइंडिंग के डैमेज होने का खतरा रहता है। इसीलिए हमें स्टार्टर लगाने पड़ते हैं, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर्स की जरूरत पड़ती है। बंद हो गया? नहीं चलने दो। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर्स इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं और वोल्टेज को ड्रॉप कर देते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि इस वोल्टेज को धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज करते जाएं। जब बैक ईएमएफ बनेगा तो वोल्टेज अपने उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो स्टार्टर लगाते हैं, स्टार्टर से धीरे धीरे अपन क्या रेजिस्टेंस को काटते चले जाते हैं और रेजिस्टेंस काटने के बाद फुल वोल्टेज जब मिल जाती है तो डीसी मशीन के अंदर तो हमें 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर लगाने पड़ते हैं। एसी मशीन के अंदर दूसरे टाइप के स्टार्टर्स होते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर्स, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर्स। अब डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? हम बात करते हैं शंट मोटर के स्पीड कंट्रोल के। शंट मोटर की ही स्पीड को कंट्रोल करना होता है, सीरीज मोटर की तो स्पीड बहुत स्मूथली कंट्रोल रहती है, इसीलिए हम उसको जनरली यूज करते हैं। शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल के मेथड, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। इसमें पहला मेथड आता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। और दूसरा वाला जो मेथड आता है वो है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड।
इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक फॉर्मूला आता है कि आर्मेचर हमारा मान लीजिए n स्पीड से घूम रहा है, मतलब n है हमारी आर्मेचर की स्पीड ऑफ आर्मेचर, और ये घूमेगा फील्ड फ्लक्स के अंदर, फाई हो गया फील्ड फ्लक्स, और ईबी हो गया बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। तो n प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाई एक फॉर्मूला आता है, वो इसी ऐसे आता है कि ईबी इक्वल टू एल फाई, कि आर्मेचर n स्पीड से फील्ड फ्लक्स में घूम रहा है, तो आर्मेचर के घूमने के बाद आर्मेचर में जो जनरेटेड वोल्टेज होती है बैक ईएमएफ होती है, तो आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ बनेगा n इनटू फाई के अकॉर्डिंग, तो n इक्वल टू ईबी अपॉन फाई। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है n प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाई, या प्रोपोर्शनल टू b माइनस IARA अपॉन फाई। IARA आर्मेचर का ड्रॉप, हमारे पास पहला मेथड है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में जब हम आर्मेचर के सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो उससे आर्मेचर का ड्रॉप बढ़ जाएगा। अगर इसमें हमने अगर कोई एक रेजिस्टेंस लगाया RA प्लस R, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा, तो ये डिफरेंस कम होगा तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। अगर स्पीड कंट्रोल बिलो रेटेड स्पीड करना है तो हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, कि अगर स्पीड कंट्रोल बिलो रेटेड स्पीड करना है तो हम यूज करते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। दूसरा मेथड है कि अगर हम फील्ड वाइंडिंग के अंदर, जैसे हमारी फील्ड वाइंडिंग और यहां वोल्टेज थी और यहां करंट, इस करंट की वजह से ये फ्लक्स बन रहा है। अब जितनी ज्यादा ये करंट होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, लेकिन इस करंट की वैल्यू को कम कर दिया जाए। अगर इसमें बाइंडिंग में अगर रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो इस करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फील्ड फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और फील्ड फ्लक्स की वैल्यू कम होने से स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर स्पीड कंट्रोल अबव रेटेड स्पीड करना है तो हम यूज करते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो हमारे दो मेथड थे, पहला मेथड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। अगर स्पीड कंट्रोल बिलो रेटेड स्पीड कंट्रोल बिलो रेटेड स्पीड, और दूसरा मेथड है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। इफ स्पीड कंट्रोल above rated स्पीड, अगर स्पीड कंट्रोल हमें रेटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड पर करना है तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज करते हैं। तीसरा मेथड आता है बार्ड-लियोनार्ड कंट्रोल। इसके अंदर जहां हैवी मशीनरी होती है, अब जहां कम लोड रहता है वहां तो शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल इन दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जहां इंडस्ट्रीज के अंदर जब फ्लाईव्हील यूज करते हैं और जहां हैवी मशीनरी होती है वहां पर स्पीड कंट्रोल थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो वहां स्पीड कंट्रोल के लिए एक एडिशनल मेथड यूज करना पड़ता है जिसको कहते हैं मोटर जनरेटर सेट होता है। मोटर जनरेटर सेट के साथ अपन एक मेन मोटर को जिसकी स्पीड कंट्रोल करनी है कनेक्ट कर देते हैं, और उससे उन दोनों के साथ मोटर जनरेटर सेट से उस मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है। तो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन देते हैं, फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देनी होती है, और जैसे मोटर के अंदर जो इनपुट है अपना इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट मैकेनिकल है,
तो उसके शाफ्ट की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो मोटर जनरेटर सेट का यूज करके मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है बार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। तो ये 3 मेथड्स हमने पढ़े स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर। अब नेक्स्ट क्लास में हम डीसी मोटर की और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।